वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेगुलेशन बाय चेक पॉइंट्स। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमने जो है सेल साइकिल रेगुलेशंस का जो है टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले जो है सेल साइकिल रेगुलेशंस बाय सीडी की एक्टिविटी जो टॉपिक है वो मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज हम बात करेंगे सेल साइकिल रेगुलेशंस बाय चेक पॉइंट्स। अगर हम बात करें सेल साइकिल रेगुलेशंस की, तो जो चेक पॉइंट्स द्वारा होती हैं उसमें मेनली हमारे 3 चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पहला चेक पॉइंट है डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स, दूसरा स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एंड तीसरा स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट्स। ये जो चेक पॉइंट्स है इसमें से अगर हम बात करें तो इंटरफेस के दौरान होता है पहला चेक पॉइंट। जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट होता है वो हम डीएनए डैमेज चेक पॉइंट चेक करते हैं इंटरफेस के दौरान या जस्ट बिफोर द एंट्री ऑफ द माइटोटिक फेज। और ये जो दोनों फेज होते हैं वो ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज जो है हमारे चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 3 चेक पॉइंट्स हमारे इसके अंदर होते हैं। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट्स एंड स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट्स। स्पिंडल असेंबली एंड स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट्स होते हैं ड्यूरिंग द माइटोटिक फेज, या जिसको हम लोग आजकल बोलते हैं एम फेज। ठीक है, और डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स होते हैं इंटरफेस के दौरान। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स के बारे में। डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स की बात करें तो ये जो है 3 तरह के चेक पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, 3 जगह जो इंटरफेस होता है वहाँ पर 3 जगह चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है G1 के दौरान, दूसरा इंट्रा एस के दौरान यानी एस फेज के दौरान जो चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, और तीसरा होता है G2 टू एम में। जैसी एंट्री होती है G2 फेज से एम फेज की तरफ, तो वहाँ पर जो चेक पॉइंट होता है दैट इज़ डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स। ठीक है, याद रखिएगा G1 के दौरान जो डीएनए था वो हमारा डबल स्ट्रैंडेड था। ड्यूरिंग एस फेज भी जो है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आ गया है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें G2 से M की तरफ ज़्यादा है, वैसे तो यहाँ पर भी हम बात करें तो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर जो है इंट्रा एस के दौरान रेप्लिकेशन जब होती है, ठीक है, याद रखिए एस दौरान के रेप्लिकेशन होते हैं, तो कुछ टाइम पर यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी बन जाता है। ठीक है, तो दोनों ही यहाँ पर रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। G1 और इंट्रा एस के दौरान अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था जो सीडी के इनिबिटर्स होते हैं, राइट। सीडी के इनिबिटर्स जो होते हैं वो कब काम करते हैं? ड्यूरिंग द G1 फेज एंड एस फेज। द कीप और सिप फैमिली कौन से दौरान फेस करती है? G1 और SD के दौरान। और इंक4 कौन सी करती है? S1 दौरान। तो इसका मतलब है जो डीएनए चेक पॉइंट्स है, जो डीएनए डैमेज चेक पॉइंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके अंदर जो G1 और इंट्रा एस के दौरान होंगे तो वहाँ पर सीडी के इनिबिटर्स भी प्रेजेंट होंगे और इंट्रा एस के दौरान भी होंगे। बट ड्यूरिंग द एम फेज़, क्योंकि एम फेज़ की एंट्री हो चुकी है और G2 फेज़ एंट्री हो चुकी है और वहाँ पर कोई इनिबिटर प्रेजेंट नहीं होते, तो CK का इनिबिटर का यहाँ पर कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो सीडी के इनिबिटर वाला रोल जो है यहाँ पर याद रखिएगा, जो वह सिर्फ G1 और इंट्रा एस में काम करते हैं, G2 M के अंदर वो काम नहीं करते क्योंकि वहाँ पर वो एक्टिवेट नहीं हो पाते। ठीक है, तो आज जो है अब एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा मैं जनरल बात करते हैं कि किस तरह आगे काम करेगा, वो अलग आगे रहेगा। जैसे कि मान लीजिए डीएनए जो हमारा डीएनए है उसके अंदर कहीं पर सिंगल स्ट्रैंड में ब्रेक लग गया। ठीक है, याद रखिएगा डैमेज कौन से हुआ? 2 स्ट्रैंड में से सिर्फ एक में डैमेज हुआ है। ठीक है, दोनों में डैमेज नहीं हुआ है। जब एक के अंदर डैमेज हो सकता है, और ये डैमेज ज़्यादातर होता है यूवी रेडिएशंस द्वारा, यानी जो ऐसी रेडिएशन जो नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं वो जो क्या करती है, एक ही स्ट्रैंड के अंदर ब्रेक लगा पाती है, उन्हीं को डैमेज कर पाती है दोनों में से, तो वो होती है यूवी। और जब दोनों ही स्ट्रैंड के अंदर जो है डैमेज कर दिया जाता है, डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक लगा दिया जाता है, तो वो करवाया जाता है आयनाइजिंग रेडिएशन द्वारा। आयनाइजिंग रेडिएशंस में कौन सी आ जाएगी? गामा रेज एंड एक्स रेज। ठीक है, इसके अंदर कौन सी रेज आएगी? गामा रेज और एक्स रेज। इसके अंदर हम बात करें तो ये जो है
दोनों ही जो डैमेज होंगे, चाहे वो सिंगल स्ट्रैंड डैमेज हो चाहे डबल स्ट्रैंड डैमेज हो, वो एक सेंसर काइनेज वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो उसको डिटेक्ट कर लेता है। काइनेज का काम करते हैं कि किसी जो है फॉस्फोराइलेशन करते हैं, तो यानी अपनी फॉस्फोराइलेशन से ट्यूमर सप्रेसर जीन को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है, जिसकी वजह से या तो ट्यूमर सप्रेसर जीन एक्टिवेट होंगे या फिर CKI एक्टिवेशन यानी जो CDK इनिबिटर्स होंगे उसको एक्टिवेट कर देंगे। अगर G1 रेस्ट फेज है तो CDK इनिबिटर ऐड जो एक्टिवेट हो जाएंगे, अदरवाइज G2 और M फेज के अंदर मोस्टली ट्यूमर सप्रेसर जीन जो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो M फेज होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, आगे की प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं होगी। इस तरह से काम करते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक की बात करें, जो सेंसर काइनेज जो उसने डिटेक्ट करा सिंगल स्टैंड ब्रेक को या फिर डबल स्टैंडर्ड ब्रेक को कौन डिटेक्ट करता है? सेंसर काइनेज। जो काइनेज इसको डिटेक्ट करते हैं उसे सेंसर काइनेज कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ATM और एक होता है ATR, ठीक है। जो सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक को होता है उसके लिए जो सेंसर काइनेज काम करता है वो होता है ATR, और जो डबल स्टैंडर्ड ब्रेक होता है उसके लिए जो सेंसर काम करता है उसको हम बोलते हैं ATM, ठीक है। याद रखिएगा, सेंसर काइनेज जो इसके लिए प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड ब्रेक के लिए वो ATM होता है, और इसके लिए कौन सा होता है? ATR, राइट। तो इस तरह जो है हम देख लेते हैं कि कौन सा जो है ATM काम करेगा, ATR काम करेगा। तो डिपेंड करता है कि कौन सा डैमेज हुआ है उस बेसिस पर। अगर सिंगल स्टैंड ब्रेक डैमेज हुआ तो ATR काम करेगा, अगर डबल स्टैंडर्ड डैमेज हुआ तो ATM काम करेगा, ठीक है। सेंसर केस काइनेज मेनली बिलोंग टू टू फैमिली, दैट इज ATM एंड ATR। और अगर हम बात करें अब ATM वाले पाथवे की, ठीक है, यानी डबल स्टैंडर्ड ब्रेक की, हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि किस तरह से काम होता है। तो इसके अंदर जो है P53 मेडिएटेड पाथवे होता है। P53 अगर आपको याद हो तो ये एक CKI इनिबिटर पाथवे था जो कि हम लोगों ने पढ़ा था इस दौरान, ठीक है। तो ये जो है CK इनिबिटर्स होते हैं जो कि आगे CK53 जो है काइनेज होता है, जो CK इनिबिटर की फैमिली होती है, उन्हीं को जो है P21 कहाँ पर प्रेजेंट था? यहाँ पर की फैमिली के अंदर प्रेजेंट था, उसको एक्टिवेट का काम करना को कौन करता है? P53, ठीक है। तो ये काइनेज होता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन। मान लीजिए यहाँ पर हुआ था हमारा एक डैमेज, डबल स्टैंडर्ड डैमेज हुआ या सिंगल स्टैंडर्ड डैमेज हुआ, ATM ने डिटेक्ट करा या फिर ATR ने डिटेक्ट करा। वो क्या करेगा? काइनेज था, इट इज़ अ सेंसर काइनेज, ठीक है। और काइनेज का काम क्या होता है? फॉस्फोराइलेशन करना। तो ये किसका फॉस्फोराइलेशन करेगा? P53 का करेगा। काइनेज किसका काम करता है? एक और काइनेज एंजाइम होता है, उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देता है। तो ये किसकी फॉस्फोराइलेशन? P53 की करेगा, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन बाय ATM ATR एट सेम साइट वेयर MD2 हैज़ टू बी बाइंड, ठीक है। तो ये जो 53 होता है उसके पास एक फॉस्फोराइलेशन साइट होती है जिस पर या तो ATM ATR बाइंड कर सकता है जो कि एक्टिवेट करने का काम करता है, या फिर यहाँ पर बाइंड कर सकता है MDM2, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ इस पर इसके पास एक साइट होती है, या तो 53 के पास जो है MDM2 एक्टिवेट हो सकता जो है अटैच्ड हो सकता है यहाँ पर आके MDM2, या फिर फॉस्फोराइलेट ग्रुप आता है किसके द्वारा? ATM द्वारा, ठीक है। तो ये जो है एक ही साइड पे आ जाएगा। लेकिन अगर ATM ने पहले आके जो है यहाँ पर अटैच कर दिया फॉस्फोराइट को, तो MDM2 इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। जब MDM2 इसको एक्टिवेट नहीं कर पाएगा तो जो P53 है वो इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। जैसे ही फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर अटैच्ड हो जाता है, P53 के पास जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है तो ये जो होता है एक्टिवेट, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज लेवल ऑफ P53। MDM2 ने जो है यहाँ पर एक्टिवेट जो इससे अटैच नहीं हुआ है, जिसकी वजह से P53 जो है एक्टिवेट हो गया है। अगर मान लीजिए, ठीक है, MDM2 जो है अटैच्ड हो गया, P53 के साथ जो है अटैच्ड हो गया, तो ये इनएक्टिव होगा। इनएक्टिव कैसे होगा? इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये जो है टुकड़े टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसकी स्ट्रक्चर ही नहीं रहेगा, तो ये आगे अपना काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। MDM2 क्या करता है? इसकी डिग्रेडेशन कर देता है, यूबिक्विटिन डिग्रेडेशन कर देता है, तो अल्टीमेटली P53 जो आगे वाला काम नहीं कर पाता, ठीक है। बट यहाँ पर जो है MDM2
P52 जो इसके साथ अटैच्ड हो ही नहीं पाया है, तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, P53 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है। जैसे P53 की कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है, वो जो है P21 को जो है एक्टिवेट कर देता है। याद रखिएगा, इट बिलोंग टू सिप फैमिली, यानी एस के दौरान काम कर सकता है या फिर G1 के दौरान काम कर सकता है। तो ये P21 क्या करता है, एक इनिबिटर है। इनिबिट क्या करेगा, या तो G1 एस फेज को रोक देगा या G1 फेज को रोक देगा। एज अ रिजल्ट सेल साइकिल ही प्रोग्रेस नहीं होगी, इनिबिट सेल साइकिल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आगे समझ यहाँ पर क्या हुआ कि जब सबसे पहले डैमेज हुआ, डैमेज से ATM एक्टिवेट हुआ, उसने P53 को एक्टिवेट कर दिया बाय फॉस्फोराइलेशन। एज ए रिजल्ट P53 की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो गई, उसने ट्रांसक्रिप्शन कर दिया P21 का। P21 जो है एक प्रोटीन है, ठीक है। P21 ने क्या करा, G1 फेज या G1 एस फेज को जो है स्टॉप कर दिया। एज रिजल्ट DNA जो है सेल साइकिल जो है प्रोग्रेस नहीं किया है। ठीक है, या फिर हम एक कंडीशन लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं कि मान लीजिए डैमेज जो है P53 के साथ, ठीक है, P53 के साथ क्या था अटैच्ड MDM2। P53 के साथ क्या अटैच्ड है, MDM2। जो P53 के साथ अगर उसी साइट पर जहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होना था वहाँ पर MDM2 अटैच्ड होगा, यानी जो है फॉस्फेट ग्रुप इससे अटैच्ड नहीं हो पाएगा। अब फॉस्फेट ग्रुप क्या है, इससे अटैच नहीं हो पाएगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, P53 की कंसनट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, P21 की भी कंसनट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, इनिबिट नहीं हो पाएगा, ये वाली प्रोसेस नहीं हो पाएगी। एज अ रिजल्ट सेल साइकिल प्रोग्रेस नहीं रुकेगी। ठीक है, समझ आई यहाँ पर। P53 की कंसनट्रेशन अगर MDM2 अटैच्ड हो जाता है, P53 की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, P21 की कंसनट्रेशन जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी बनेगी ही नहीं। G1 और S फेज जो इनिबिट नहीं होगा, एज अ रिजल्ट सेल साइकिल प्रोग्रेस कर जाएगी। ठीक है, तो ये जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ डैमेज होता है। जब डैमेज नहीं हो रहा था तो P53 पाथवे जो है इनएक्टिव हो गया था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट सेल साइकिल प्रोग्रेस कर गई थी। ठीक है, एक और पाथवे होता है साथ में, ये तो दिस पाथवे इज नोन एज P53 पाथवे। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा काइनेस प्रेजेंट होता है, P53, इसलिए से P53 पाथवे कहते हैं। ठीक है, ये पाथवे जो है डैमेज के दौरान चलता स्टार्ट होता है। एक्टिव कब होता है, डैमेज के दौरान। दूसरा पाथवे आता है चेक-वन पाथवे। चेक-वन पाथवे जो है DNA डैमेज चेक-वन को चेक करता है। तो ये जो करता है, अगर मान लीजिए कोई DNA डैमेज हुआ है, उसको जो है किसने का सेंस किया, ATM ATR ने। ATM ATR क्या करेगा, चेक-वन और या फिर चेक-टू पाथ जो होगा, जो एक काइनेज एंजाइम होता है उसको एक्टिवेट कर देगा बाय देयर फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, काइनेज हमेशा याद रखेगा फॉस्फोराइलेशन करते हैं। अब ये क्या करेगा, चेक-वन चेक-टू क्या हुआ, जो है नॉर्मल अगर हम बात करें तो जो चेक-वन चेक-टू जैसे ही एक्टिव होता है वो CDC25 की डिग्रेडेशन करवा देता है। ठीक है, वो C2CD5 की क्या कर देता है, डिग्रेडेशन करवा देता है। अब जो है चेक-वन चेक-टू ने क्या करा, CDC25 को इनिबिट कर दिया बाय देयर डिग्रेडेशन। CDC25 अगर मान लीजिए इनिबिट हो गया तो एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, CDC25 का फंक्शन अगर आपको याद है तो वो क्या करता था, इनिबिटरी फंक्शन से फॉस्फेट ग्रुप जो है रिमूव करता था। एज अ रिज़ल्ट जो है जो माइटोसिस हो जाती थी, सेल साइकिल कंप्लीट हो जाता था। बट अगर अब CDC25 ही नहीं रहा, यानी फॉस्फेट ग्रुप जो इनिबिटरी पोजीशन से रिमूव ही नहीं होगा, तो एज अ रिजल्ट सेल माइटोसिस रुक जाएगी, सेल साइकिल रुक जाएगा। ठीक है, तो चेक-वन चेक-टू क्या करेगा, CDC25 को इनिबिट कर देगा बाय देयर यूबिक्विटिनल प्रोटोसोमियल डिग्रेडेशन। ठीक है, CDC25C जो होता है माइटोटिक फेज में काम करता है और A काम करता है ड्यूरिंग S फेज में। ठीक है, तो CDC25 जो है अब इनएक्टिव हो गया बाय द यूबिक्विटिनल प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन द्वारा। एज अ रिजल्ट इनिबिटरी पोजीशन से जो है फॉस्फेट ग्रुप रिमूव नहीं हुआ है, सो एम फेज विल नॉट कम। तो इस तरह से ये काम करता है। तो चेक पॉइंट्स जो है ATM एक्टिवेशन भी देख लेते हैं कि DSSP द्वारा कैसे हुई है, डबल स्टैंडर्ड जो है डैमेज पर कैसे हुई है। ATM इज ए सीरिन थ्रियोनिन काइनेज, यानी जो ये कहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप कहाँ पर ऐड करता है, या तो सेरिन अमीनो एसिड्स पे करता है या फिर थ्रियोनिन पे करता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डाइमर होता है सबसे पहले वो इनएक्टिव होता है, जैसे ही वो मोनोमर की फॉर्म में हो जाता है वो जो है एक्टिव फॉर्म में हो जाता है।
चेक 1 चेक 2 के साथ जो है अटैच्ड हो जाएगा, उसकी फॉस्फोराइलेशन कर देगा और वो एक्टिव हो जाएगा। ये एक्टिव होने के बाद क्या करेगा, CD25 को इनएक्टिव कर देगा बाय प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन। सिमिलरली जो है P53 के साथ भी ये अटैच्ड हो सकता है, वहाँ पर इसके फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होने पर P53 एक्टिवेट हो जाता है और वो जो है P21 को भी इंक्रीज़ करवा देता है। याद रखिएगा, चेक 2 जो है CD25 की कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करवा देता है, ये ख़त्म करवा देता है, जबकि P53 क्या करता है, P21 की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करवा देता है। ठीक है, तो ये इस तरह से काम करते हैं। नॉर्मल कंडीशन में बात करें तो P53 जो होता है वो अनस्टेबल होता है या फिर हम कह सकते हैं इनएक्टिव होता है। ठीक है, P53 के साथ कौन अटैच्ड होता है, MDM2 होता है। नॉर्मल कंडीशन में उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है P53 की, एज अ रिजल्ट वो इनएक्टिव हो जाता है, P21 की कंसनट्रेशन भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, P53 इज़ अ ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन, इट इज़ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, मीन्स इट इज़ रेगुलेटेड बाय द एक्सप्रेस ऑफ अदर जीन। ट्रांसक्रिप्शन P53 की फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी, ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा P21 का, एज अ रिजल्ट साइक्लिन CD की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जो हमारा CDC25 था, ठीक है, उसको किसने एक्टिवेट करा था, चेक 1 से। नॉर्मल कंडीशन में चेक 1 जो होता है प्रेजेंट होता है, एक्टिवेट होता है और ये CDC25 की एक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करके रखता है। ठीक है, इसका फॉस्फोराइलेशन जो नॉर्मल कंडीशन में है वो नहीं किया जाता, एज अ रिजल्ट CDC25 का डिग्रेडेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से माइटोसिस आराम से हो पाती है, सेल साइकिल कंप्लीट हो पाता है। बट ड्यूरिंग डैमेज CDC25 जो है उसका डिग्रेडेशन हो जाता है बाय चेक फॉस्फोराइलेटेड चेक 1। अब देख लेते हैं ATR एक्टिवेशन। ATR एक्टिवेशन की बात करें तो ये है सिंगल स्ट्रैंडेड डैमेज के अंदर होता है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन हो सकता है या अनरेप्लिकेशन, फोर्क जो बनती है वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो रिकॉग्निशन फैक्टर अगर आपको याद है, रिकॉग्निशन प्रोटीन होता है, रिकॉग्निशन प्रोटीन A ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन। ठीक है, वो क्या करती है, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ अटैच्ड हो जाती है। तो ATR क्या करता है, उसी RPA दैट इज़ रेप्लिकेशन प्रोटीन A और सिंगल स्ट्रैंडेड DNA को चेक करता है, उसकी प्रेजेंस चेक करता है, और जैसे ही वो उसकी प्रेजेंस चेक करता है वहाँ पर उसका जो है कह सकते हो आप लोग एक्टिवेशन हो जाती है। ठीक है, ड्यूरिंग डैमेज हम बात करें तो जो RPA प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के साथ अटैच हो जाती है। अगर डैमेज होता है तो न्यूक्लियोफिलामेंट जो है वहाँ पर बन जाते हैं, जिसकी वजह से ATR की पार्शियल एक्टिवेशन हो जाती है। जिसके बाद जो आता है G111 कॉम्प्लेक्स दैट इज़ RAD9, RAD1 एंड HUS1 जो है वहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट्स होते हैं, वो ATR के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट ATR कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाता है। ATR कम्प्लीटली एक्टिवेट हो जाता है तो वो जो क्या करता है, चेक 1 की फॉस्फोराइलेशन कर देता है, जो कि आगे क्या करेगा, CDC25 को इनएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सो ATR is activated in response to the variety of ligand that induce the formation of single stranded DNA. ठीक है, it is a multi-step process because ATR pathway heterodymer is unable to interact DNA directly and depends upon न्यूक्लियोफिलामेंट। ठीक है, याद रखिएगा न्यूक्लियोफिलामेंट जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड DNA और RPA प्रोटीन ने बनाए थे, दैट आर फाउंड बिटवीन रेप्लिकेशन प्रोटीन A हेट्रोडाइमर एंड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA फॉर DNA बाइंडिंग। ATR associated ATR IP interact directly with SSB bound RPA and promote ATP localization to the site and replication stress and DNA damage, which leads to the partial activation of ATR. ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेगा, RPA एसोसिएटेड ITR ATP जो आर कॉम्प्लेक्स इंटरेक्ट विद DNA डैमेज स्पेसिफिक RAD9 RAD1 HUS1 लीडिंग टू द ATR then activated check 1. Check 1 then affects progression of cell cycle, मेनली S साइकिल को जो है ये इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ड्यूरिंग द सेल साइकिल जो है 3 चेक पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। पहला ड्यूरिंग S1, ठीक है, तो जो पहला DNA डैमेज चेक पॉइंट कहाँ होता है, S1। दूसरा प्रेजेंट होता है हमारा ड्यूरिंग द इंट्रा S, ठीक है, और तीसरा हमारा प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग द M फेस एंट्री या G2 to M फेस। ठीक है,
तो G2 की बात करें तो यहाँ पर ATM ATR दोनों एक्टिवेट हो सकते हैं। P53 की फॉस्फोराइलेशन कर दी जाएगी, P21 एक्टिवेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है सेल साइकिल रुक जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर करेंगे DNA डैमेज, चेक 1 चेक 2 जो एक्टिवेट हो जाएगा, उसकी वजह से C25 इनएक्टिवेट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट जो है सेल साइकिल इनहिबिट हो जाएगी। सिमिलरली इधर की बात करें तो यहाँ पर भी सेम पाथवे रहेगा ड्यूरिंग द एस फेज, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ चेक 1 जो है काम करता है, यहाँ पर P53 एंड P51 जो है काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम पाथवे रहेगा, बट यहाँ पर आप याद रखिएगा साइक्लिन जो है, साइक्लिन कॉम्प्लेक्स जो है उसके अकॉर्डिंगली ही जाएगा जो फेज़ हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो कंप्लीट होता है DNA डैमेज चेक पॉइंट्स, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट एंड स्पिंडल पोजिशन चेक पॉइंट्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो है आपको अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।